नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो हम लोग आज भी केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे और चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक होगा ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है, तो आखिर परासरण क्या है, हम लोग ये चीज़ जानेंगे। यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से और नोट करते चलिएगा। जब समझा देते हैं ना, उसके बाद नोट भी कर लीजिएगा। तो पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। नोट तो आप लोग बाद में भी वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। लिखा है कि जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है। जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है, तो विलायक ए विलयन की ओर गति करती है। विलायक जो ए है वो विलयन की ओर गति करती है, जिसे परासरण कहते हैं। आप लोग तो सुन लिए होंगे, हाँ, कम समझ में आया होगा, लेकिन पूरा क्लियर हो जाएगा चित्र के माध्यम से। अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है, तो विलायक ए विलयन की ओर गति करती है, जिसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ अब आपको ये पता होना चाहिए कि विलायक और विलेय को हमें इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग रखना है। तो समझिएगा, चूँकि बर्तन एक ही है और एक ही बर्तन में हम सॉल्वेंट को भी रखे हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट तो है ही, और क्या है, विलयन भी है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। देखिए, चूँकि जो विद्यार्थी आज से वीडियो को देख रहे होंगे, हाँ, उनको कम समझ में आएगा, तो क्या करेंगे कि पहले शुरू से वीडियो को देखते आएंगे, एक है ना, एक मतलब चूँकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप लोग देखते रहेगा, तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ समझना है कि हमें करना क्या है कि हमें जो विलायक हैं और विलयन दोनों का क्या करना है, अलग अलग रखना है। विलायक और विलयन दोनों का हमें अलग रखना है। तो यहाँ लिखे हैं ए का मतलब होता है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, ठीक है। और इधर रखे हैं सॉल्यूशन, और यानी सॉल्यूशन का मतलब होता है ए बी, ठीक है। हम यहाँ पे अभी बोले हैं कि समझिएगा, जब किसी विलयन को उसके विलायक का मतलब विलायक बोले तो ए विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है। जब किसी विलयन को उसके विलायक से अलग रखा जाएगा, और ये विलयन है, ये ए बी क्या है, विलयन है, और ये विलायक है। तो विलयन और विलायक को इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम क्या करके रखे, पृथक करके रखे हैं, यानी कि अलग अलग करके रखे हुए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि ये जो विलायक है ना, विलायक ए ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर दबाव डालता है, प्रेशर लगाता है। क्या समझे कि विलायक जो होता है वह सॉल्यूशन की ओर तो गति करेगा, निम्न मतलब ये चीज़ है कि जो विलायक होता है वह लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करता है, दाब डालता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करता है, मतलब लो से ही हाई की तरफ क्यों गति करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि विलायक जो है यानी कि ए उसी तरफ गति करेगा जिधर सॉल्यूट होगा, यानी कि विलेय होगा। जिधर सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी, यानी कि जिधर विलेय की मात्रा अधिक होगी, उधर ही ये जो सॉल्वेंट है वो गति करेगा। तो सॉल्यूट का मतलब बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी है और बी इधर बी है, इसका मतलब बी की मात्रा अधिक है, इधर तो बी नहीं ना है। तो जिधर विलेय यानी कि सॉल्यूट विलेय की मात्रा जिधर अधिक होगी, उधर ही ये जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है वो गति करेगा। यानी कि इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो सॉल्यूट पे यानी कि विलेय पे। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि यानी कि ये जो सॉल्वेंट है ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करता है, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है, ठीक। तो क्या हुआ कि आप इस यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है यानी सॉल्वेंट वो क्या कर रहा है, इस पर दाब डाल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, मतलब जिधर इसे विलेय मिलेगा उधर ये क्या करेगा, गति करेगा, दाब डालते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। यही तो था। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक ये है परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब। आप इसको देख पा रहे होंगे, परासरण दाब, ठीक है। परासरण तो हम लोग पढ़ लिए,
अब प्रसरण दाब क्या होता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आखिर प्रसरण दाब होता क्या है, इसको समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ लिखे हैं प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, देखिए ये जो प्रसरण की क्रिया हो रही थी, मतलब ये ए बी की तरफ जा रहा था, मतलब जा रहा था, जा रहा भी है, यानी कि, और इसे क्या रोक रही है, इसे ये जो झिल्ली है ये क्या कर रही है, रोक रही है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि प्रसरण की क्रिया जो हो रही थी ना, ये जो ए जो है ए बी की तरफ जा रहा था, इस क्रिया को, ये क्रिया हो रही थी और इसे रोकने के लिए, ठीक है, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या समझे कि ये ए से ए बी की तरफ जा रहा है, तो विपरीत दिशा मतलब कि इधर से आप बल लगाएंगे और इस ए को रोकेंगे, ठीक है, रोकने का प्रयास करेंगे। तो वही चीज़ है कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले आवश्यक दाब क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब ज़रा हम इसे भी देख लेते हैं कि चित्र के माध्यम से आखिर इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं। ओके, चलिए चित्र की तरफ आपको ले चलते हैं। समझने वाली बात यह है कि वही बर्तन है, ठीक है, यही ये जो रेखा है यानी कि अर्धपारगम झिल्ली है, क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है। एक तरफ सॉल्वेंट है यानी विलायक है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, ए बी है। ठीक है, तो हमें समझना है, हमें पता है कि ये जो है दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, दाब डाल रहा है, किधर जाने के लिए, ए बी की तरफ यानी कि सॉल्यूशन की तरफ यानी कि विलयन की तरफ। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे कि ये प्रेशर डालेगा जाने के लिए सर, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन से ये चाहेगा कि हम जाएं हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो वही ये जाने के क्या करेगा, दाब डालेगा। अब ये जो दाब डाल रहा था ना, इसे अब रोकना है, और इसे रोकने के लिए, ताकि दाब न डाल पाए, रोकने के लिए हमें जितना बल लगाना होगा, जितना दाब लगाना होगा, वही क्या कहलाएगा, प्रसरण दाब कहलाएगा। तो ज़रा समझिएगा, यहाँ पे ऊपर हम लगा दिए एक पिस्टन, क्या लगाए हैं, पिस्टन लगाए हैं, और ये जो पिस्टन आप देख पा रहे हैं, तो ये पिस्टन इस हिसाब से लगाया गया है कि ना तो इसका प्रेशर ज़्यादा ऊपर जाए और ना ही इसका प्रेशर नीचे की तरफ आए। यानी क्या, ये पिस्टन को एकदम फिक्स प्रेशर पे इसको रखा गया है, ताकि आप खुद से ये ना तो ऊपर चले जाए और ना ही नीचे आ जाए। यानी कि इसके ऊपर से क्या लगाया जा रहा है, इसके ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है, दाब डाला जा रहा है, और इतना दाब डाला जा रहा है, मतलब इतना ही दाब डाला जा रहा है कि ये ना तो ऊपर जाए और ना ही नीचे, माने खुद से ऐसा ना हो। ठीक, तो समझिएगा, मतलब ये फिक्स है, ठीक है ना। तो ये ना ही ऊपर जा सकता है, अपने से ऊपर नहीं जाएगा, खुद से ऊपर नहीं जाएगा और खुद से नीचे नहीं आएगा, जब तक इसे कोई बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये पिस्टन है, फिक्स है। ज़रा समझिएगा, यह ए इधर जाने के लिए एक दाब लगा रहा है, ये ए जो है सॉल्वेंट विलायक दाब लगाएगा, दाब लगा भी रहा है इधर जाने के लिए। तो ज़रा समझिएगा, एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि चित्र के माध्यम से ही, पहले इसको समझिए उसके बाद उसको समझिएगा। यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और इस पाइप में दो पिस्टन लगे हुए हैं, एक शुरू में पिस्टन है और एक लास्ट में पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, जैसा वो पिचकारी होता है ना, तो पिचकारी में क्या होता है कि जब हम मतलब प्रेशर डालते हैं, तो जब प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उधर से निकलता है रंग वगैरह। तो प्रेशर जो लगाने वाला जो सिस्टम होता है, वह पानी को धक्का दे करके उधर निकालता है, तो उधर निकलता है, क्यों, क्योंकि उधर होल है, ऑक्सीजन निकलने के लिए जगह है, इसलिए वो क्या होता है, निकलता है। अगर होल ना होगा तो निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा ही नहीं तो इधर से दाब डालेगा क्या, नहीं लगेगा, वही चीज़ है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, हम अगर इस पिस्टन को इधर से धक्का देंगे तो इस पानी के सहारे ये पिस्टन भी आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगर इधर से धक्का देंगे तो ये पिस्टन इधर की तरफ आएगा, वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब देखिए, ये जो ए है ये ए बी की तरफ बल लगा रहा है, और जब ए बी की तरफ बल लगाएगा तो जितना दाब लगा रहा है, तो इधर से ए का प्रेशर है, दबाव है ए बी की तरफ, तो जब इधर से ये दबाव डालेगा तो ये पिस्टन भी ऊपर की तरफ उठेगा। बात समझिएगा, इधर से ये दाब डाला है और ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो जितना ऊपर जाएगा आखिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दाब डाला है, तो जब ये दाब डालेगा तो आगे की तरफ ये भी बढ़ेगा। तो इसी को नापने के लिए हम क्या कर दिए हैं कि यहाँ पे कोई पिस्टन लगाए हुए हैं, प्रेशर, और उस पिस्टन पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उतना ही प्रेशर की, ताकि ये ना ऊपर जाए खुद से और ना ही नीचे आए। और
इसे इस P को यानी कि इस प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, पाई के द्वारा। ये पाई जो ये जितना ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे हम मान लिए पाई मान लिए, पाई से हमें पता चलेगा कि आखिर कितना प्रेशर लगाया गया था ताकि ये ऊपर आया। तो वहीं ये धक्का देगा, प्रेशर लगाएगा, तो यह पिस्टन जो है ऊपर की तरफ आएगा, और जितना दाब के साथ ऊपर की तरफ आएगा, जितना प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आएगा, वहीं क्या कहलाएगा, प्रसरण दाब कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रसरण दाब को निकालने के लिए हम क्या मान लिए, इस प्रसरण दाब के लिए पाई मान लिए। ठीक है, तो ये था जितना इसके द्वारा दाब लगाया जाएगा, जितना इसके द्वारा दाब लगाया जाएगा। तो दाब लगाने के लिए चूंकि ये पिस्टन लगाएगा, उसको रोकेगा तो ये पिस्टन बताएगा कि कितना मेरे ऊपर दाब लग रहा है, ये पिस्टन बताएगा कि मेरे ऊपर कितना दाब लग रहा है, और वही दाब को हम डिनोट किए किसके द्वारा, पाई के द्वारा। ठीक है, तो ये था प्रसरण दाब। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है प्रसरण दाब के लिए वान हॉफ का नियम। ये जो प्रसरण दाब लग रहा था इसके लिए वान हॉफ ने कुछ नियम दिया। ठीक है, वो नियम क्या दिए, वो ये दिए, किसी विलयन का प्रसरण दाब, किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके मोलर सांद्रण, उसके मोलर सांद्रण बोले तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलरता कह सकते हैं। याद रखिएगा इस बात पे इसका यूज पड़ने वाला है, मोलरता का। ठीक है, तो वहीं क्या, किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके मोलर सांद्रण यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरता भी कह सकते हैं, के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि मोलर सांद्रण को दर्शाते हैं पाई के द्वारा, अभी इधर निकाले थे। तो वहीं प्रसरण दाब, किसी विलयन का प्रसरण दाब यानी पाई, प्रसरण दाब यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी किसी विलयन का प्रसरण दाब पाई हो गया। पाई जो होता है मोलर सांद्रण यानी कि सी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक, इनके सिद्धांत के अनुसार। अब समझिएगा हमें ये भी पता है कि पाई को हटाने के लिए हमें किसी कांस्टेंट से गुणा करना होता है। तो पाई को हटाने के लिए अब इक्वल टू क्वेश्चन हो जाएगा, के से गुणा कर दिए के सी। ठीक है, अब चूंकि जानना है कि चूंकि के बराबर यहाँ जो कांस्टेंट है ना के, तो कांस्टेंट के का मान होता है आर और टी। चूंकि के बराबर क्या होता है, आर टी होता है। के बराबर आर टी, जानिएगा ना कि आर क्या है, टी क्या है। बिल्कुल आप बेचैन होंगे जाने के लिए, बिल्कुल बताएंगे, आप समझिए केवल ध्यान से। ठीक है, हर चीज़ आपको बताएंगे कि आर क्या है और टी क्या है। तो फिलहाल अभी जानिए कि चूंकि के बराबर क्या होता है, आर टी होता है। तो ज़रा समझिएगा कि के का स्थान पे हम अगर आर और टी पुट करते हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, के का स्थान पे आ जाएगा आर टी और सी तो हाई यानी कि सी आर टी हो जाएगा। फाइनल में क्या मिल जाएगा, पाई बराबर सी आर टी। याद रखिएगा पाई बराबर क्या मिल गया, सी आर टी। अब यहाँ पे समझिएगा कि चूंकि आर का जो वैल्यू होता है, ये इस आर बराबर कितना होता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रति केल्विन प्रति मोल। ओके, और इस आर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी हिंदी में कहें तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब समझिएगा सी बराबर क्या होता है, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी बताए थे ना कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है सी, तो उसे हम मोलरता भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखवाए थे जस्ट 1-2 मिनट पहले। तो यानी कि सी जो है ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है यह मोलरता के बराबर होता है। ठीक, और हमें एम का मान पता होता है, एम हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि मोलरता बराबर मोलरिटी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी इन एम एल। ये फार्मूला है और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे उनको कोई परेशानी नहीं आएगा। तो जब एम का वैल्यू आ गया इतना, यानी कि सी बराबर एम, यानी एम बराबर इतना, तो जो सी है ना, तो सी का वैल्यू आ गया इतना, तो यहाँ सी जो है ना उसी के स्थान पे पुट कर देंगे कितना, सी बराबर इतना, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। ठीक है, चलिए जब पुट करेंगे तो देखिएगा पाई बराबर क्या है, सी। तो सी के स्थान पे क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी इंटू 1000, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000, और उसके बाद क्या है, आर और टी भी है, तो आर इंटू टी अपॉन ये जो एम बी इंटू वी है नीचे, वो तो बटा में ही रहेगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया, यानी कि पाई बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000 अपॉन एम बी इंटू वी इन एम एल होगा मिलीलीटर में। अब ज़रा इसके बाद कुछ बातें कही गई प्रसरण दाब के लिए। उन्होंने ही कहा, वान हॉफ ने ही बोले थे कि प्रसरण दाब के लिए गैस नियमों को लागू किया जा सकता है। प्रसरण दाब के लिए गैस नियमों को लागू किया जा सकता है। और ये गैस नियम क्या है, तो गैस नियम बताया गया कि पी वी बराबर एन आर टी होता है। पी वी बराबर एन आर टी, यानी कि पी वी बराबर एन आर टी, इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर होता है
जो प्रेशर होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम यानी कि आयतन, प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल होगा वो इक्वल होगा किसके, तो एन आर टी के। एन क्या है आपको पता चल चुका है, एन किसको बोलते हैं, मूल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मूल को। और आर ओ टी आप समझ चुके हैं कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ से हम पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी बराबर क्या होगा, पी बराबर हो जाएगा एन अपॉन वी, नीचे चला आएगा आर टी तो आर टी। यहाँ से चूँकि पी बराबर होता है पाई, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम दर्शाते हैं, मतलब वो प्रेशर किसके बराबर इक्वल होता है, तो वो होता है पाई के इक्वल। जो प्रेशर होता है वो पाई के इक्वल होता है, यानी कि पी के स्थान पे पाई पुट करेंगे। तो ज़रा समझिएगा, जब पी बराबर होता है एन बाई वी आर टी और पी बराबर पाई, पी बराबर पाई, और एक और चीज़ कि ये जो एन बाई वी है ना, एन बाई वी, तो एन बाई वी का मतलब क्या होता है, मोल बट्टा वॉल्यूम, यानी कि मोल और आयतन का अनुपात जो होता है वो एम के बराबर होता है, यानी कि मोलरिटी के बराबर होता है। और एम को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, सी के द्वारा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिएगा पी है ना, तो पी के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी के स्थान पे लिखेंगे पाई, मान रखते चलेंगे। तो पाई बराबर तो बराबर, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो एन बाई वी है, एन बाई वी, तो एन बाई वी के स्थान पर आप क्या रखेंगे, एन बाई वी के स्थान पर रखेंगे सी, तो हो गया सी, और पहले से क्या है आर टी, तो हो गया आर टी, यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि पाई बराबर सी आर टी। क्या मिल गया, पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि स्थिर ताप पर जब टेम्परेचर स्थिर होगा तो क्या होगा, तो पाई बराबर पाई, पाई तो पाई। अब समझिएगा, जब दो दो कांस्टेंट में गुणा करेंगे ना, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आर और टी में जब दो कांस्टेंट में गुणा करेंगे तो ये इक्वल का साइन अब चला आएगा कन्वर्ट होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच जाएगा, तब सी बच और पाई बराबर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी आ गया। और हमें तो शुरू में ही लेके चले थे ना, देखिए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये लेके चलते हैं और सिद्ध भी हो गया। चलिए हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि चूँकि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर अभी ऊपर जस्ट लिखे थे कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी इन एम एल, यानी कि सी का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। सी का वैल्यू इतना होता है, यहाँ पे लिखे भी हैं आप, चूँकि नोट किए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू इतना आ गया, तो क्या करेंगे कि अब ये जो हम लिखे थे ना पाई बराबर सी आर टी, पुट कर देंगे मान, सी के स्थान पे क्या कर देंगे, सी के स्थान पे इतना रख देंगे, इतना डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, तो वही कर दिए कि पाई था ना, देखिए पाई पाई तो पाई सी, सी का स्थान पर डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या, ये एम बी इंटू वी, एम बी इंटू वी इन एम एल। तो हमें ये चीज़ मिल गया, ठीक है। तो यही था, ये पाई का वैल्यू हो गया कितना, डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी एम बी इंटू वी बाई एम बी इंटू वी, ये चीज़ था। तो इसे आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है टॉपिक प्रसरण दाब के आधार पर। प्रसरण दाब के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रसरण दाब के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वो कौन कौन सा 3 भाग हैं ज़रा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है हाइपरटोनिक, पहला क्या है हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, और तीसरा है आइसोटोनिक, ठीक है। तो जो ये हाइपोटोनिक है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अति पराशरी विलयन, क्या बोलते हैं, अति पराशरी विलयन। और ये जो हाइपोटोनिक है इसे बोलते हैं अल्प पराशरी विलयन। और जो थर्ड है आइसोटोनिक, उसे हम क्या बोलते हैं, सम पराशरी विलयन, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, और हम चलेंगे आप तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक यानी अति पराशरी है क्या, तो आप इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं आगे। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अति पराशरी विलयन। तो आखिर है क्या, तो देखिएगा वे विलयन जिसका प्रसरण दाब, वे विलयन जिसका प्रसरण दाब दिए गए विलयन के प्रसरण दाब से अधिक होता है। मतलब ऐसा विलयन जिसका प्रसरण दाब, जिसका प्रसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए विलयन, जो विलयन सॉल्यूशन दिया गया तो उसके प्रसरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है। क्या कहलाता है, अति पराशरी विलयन कहलाता है। सिंपल था ना, बहुत सिंपल है कि वे विलयन जिसका प्रसरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए विलयन के जो सॉल्यूशन दिया गया होगा उसके प्रसरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है। और जब उसके प्रसरण दाब से अधिक होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अति पराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए और चलते इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अल्प पराशरी विलयन। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, हाइपोटोनिक का। तो वे विलयन जिसका प्रसरण दाब दिए गए विलयन के प्रसरण दाब से कम होता है, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। वे विलयन जिसका प्रसरण दाब दिए गए विलयन के प्रसरण दाब से क्या होता है, कम होता है, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। आगे होगा समझ में। चलते हैं इसका तीसरा देखिएगा। जो तीसरा है वो ये है आइसोटोनिक, यानी कि समपराशरी विलयन। ठीक, तो अब समझेंगे जी, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है समपराशरी विलयन। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन ज़रा देखिएगा कि ऐसे दो विलयन जिसका प्रसरण दाब समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाता है। मतलब ऐसे इसमें दो सॉल्यूशन होगा और दोनों सॉल्यूशन का जो प्रसरण दाब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा। चलिए, तो जब दो सॉल्यूशन होगा तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग अभी निकाले थे ना कि पाई बराबर CRT होता है, अभी जस्ट पहले निकाले थे कि पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। तो चूँकि दो है ना, दो सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, पाई 1 पाई 2 कर लेते हैं। तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, C1RT। पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, C1RT। तो यहाँ से पाई 1 बराबर होगा, अब चूँकि C1 का भी वैल्यू हम रखे हुए थे, तो C1 का वैल्यू रखे थे, कितना हुआ था, WB1 × 1000 × R × T अपॉन MB × V1 हुआ था। ये चूँकि यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, यहाँ तक करने के बाद ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, ये सब जो प्रसरण दाब का प्रकार होता है। तो ये चीज़ हम निकाले हुए थे। अब हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ से क्या कांस्टेंट है, यहाँ से कांस्टेंट है 1000 × R × T, ये कांस्टेंट है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 × R × T बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब बाई क्रश करेंगे तो 1000 × R × T नीचे 1 है तो इतना ही होगा। अब चूँकि पाई 1 में MB1 और V1 से गुणा करेंगे तो पाई 1 MB1 V1 ही चला जाएगा ऊपर, और ये जो 1000 × R × T का जो कोफिशिएंट है WB1 वो चलाएगा नीचे, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इतना तो कैलकुलेशन छोटे क्लास के बच्चों का चीज़ है, वो आप खुद से कर सकते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ से हमें क्या निकालना है, इतना निकल जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब जो सेकंड सॉल्यूशन है वो क्या है, सेकंड सॉल्यूशन है बस यही कर देंगे, उसमें भी यही मिलेगा, 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, R और T भी मिलेगा। जहाँ पाई 1 है वहाँ पे क्या कर देंगे, पाई 2, ठीक है, पाई 2। यहाँ MB1 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, MB2, और यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2, ठीक है, बाई WB1 तो WB2, इसे मान लेंगे समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब LHS के बराबर होता है तो RHS भी RHS के बराबर होगा। इस समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो ये वाला चीज़ इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखें, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या होंगे आपस में, पाई 1 × MB1 × V1 अपॉन WB1 बराबर क्या होगा, पाई 2 × MB2 × V2 अपॉन WB2 होगा, यहाँ तक होगा। अब देखिए फॉर आइसोटोनिक, यानी कि जो आइसोटोनिक है समपराशरी, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। अभी डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे। तो पाई 1 जो होगा पाई 2 के बराबर होगा, जो पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा तो कट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ही नहीं बचेगा, MB1 × V1 अपॉन WB1 बराबर MB2 × V2 अपॉन WT। जब पाई 1 बराबर है पाई 1 पाई 2 के, तो पाई 1 पाई 2 खत्म, तो यहीं बचेगा उसके अलावा। तो हमें ये चीज़ मिल गया कि MB1 × V1 अपॉन WB1 बराबर MB2 × V2 अपॉन WB2। अब प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा, यदि V1 V2 के बराबर है, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का आयतन अगर बराबर है, यानी कि V1 और V2 के बराबर है, तो देखिएगा जब V1 V2 के बराबर होगा, V1 V2 के बराबर, तो V1 V2 भी कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होगा, कब कटेगा, जब दोनों आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा तब कटेगा। तो जब इक्वल है, यदि यहाँ पे कहा गया यदि V1 जो V2 के बराबर है तो फिर कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, MB1 बटा WB1। तो चलिए वही चीज़ है, MB1 WB1 और इधर से MB2 × क्या बचेगा, WB2, यानी कि यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा WB1, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो WB1 और WB1 बाई WB2 और बराबर क्या हो जाएगा, MB1 बटा कितना, MB2। जब इसे गुणा कीजिएगा तो खुद देख सकते हैं कि बराबर है कि नहीं है। MB1 में जब WB2 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, MB1 WB2 होगा, और यहाँ पे अगर गुणा कीजिएगा इन दोनों में तो MB1 में कितना हो जाएगा, WB2 से गुणा होगा तो MB1 WB2 आ जाएगा ना। तो इसी चीज़ को इस रूप में लिखा गया है। और अगर आपको चेक करना है जांचना कि इतना कैसे हुआ, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ नहीं जाना था, तो ये सूत्र हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो कुछ तो बनता है ना। तो क्या कीजिएगा, फीस के रूप में आप क्या, मतलब खुद से ज़रा सोचिएगा, फ़ी के रूप में क्या अदा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।